सभा में बड़ा अच्छी तरह से बता रही हैं कार्यकर्ताओं के आगे समय कैसा है कि किस प्रकार से बीजेपी जो है सब चीज़ों पर काबू किए हुए है। तो ये क्या किस प्रकार से आपने देखा, अनुभव किया कि ये बात कहनी बड़ी मन से आपको कि गांधी जी का समय वो वापस आ रहा है? आ नहीं रहा गांधी जी का समय। मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग कुछ लोग इस चीज़ से बड़ी हताश हो जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पूरे नेशनल टीवी चैनल्स हैं, चाहे सोशल मीडिया है, इन पे पूरी तरीके से बीजेपी का कहूँ या ये कहूँ, क्योंकि ये सब चैनल पूंजीपतियों के ज़रिए चलाए जाते हैं और बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है, तो इसलिए बीजेपी का कब्ज़ा है। तो जहाँ तक प्रचार की बात है, सभी चैनल्स पे उनको ही ज़्यादा समय दिया जाता है। बाकी सभी पार्टीज़, जिसमें कांग्रेस भी है, बाकी राजनीतिक पार्टी भी हैं, बाकी पार्टीज़ को कोई उतना समय नहीं दिया जाता, उनकी बात आगे नहीं रखी जाती। तो जो युवा हैं वो कई बार भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि जब आप 24 घंटे एक ही प्रचार देखोगे तो आपको उस पर यकीन आने लगता है। तो मेरा यही कहना था कि हम केवल और केवल इस भरोसे ना रह जाएं कि कोई हमको चैनल में या किसी सोशल मीडिया पे हमें उचित स्थान मिलेगा। इसके लिए हमें वर्ड ऑफ माउथ से अपनी बात आगे जगह जगह फैलानी होगी। जब पुराने ज़माने में ये हो सकता था, तो आज हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। इच्छा कभी आज ऐसा वक्त आएगा, हमें भी पूरा स्थान मिलेगा, सोशल मीडिया पे भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी कभी ना कभी हमें हमारा स्थान देंगे। पर आज हमें ज़रूरत है कि हम वर्ड ऑफ माउथ से अपनी बात को हर जगह कहें। मैंने तो ये भी रिक्वेस्ट की थी वहाँ जहाँ आप कह रहे हो उस मीटिंग में, कि हर व्यक्ति अपने आप को एक चैनल ही मान ले, और वो चैनल चाहे 10 ही जनों से बात कर पाए, 5 से बात कर पाए, 50 से कर पाए, करनी चाहिए। हमें अपनी बात आगे रखनी चाहिए, सच्चाई आगे रखनी चाहिए। इस सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल के सबके आगे रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं स्टूडेंट से आपने बात की, सबसे ज़्यादा दंश जो सरकार का झेल रहे हैं वो युवा वर्ग झेल रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, नई भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं। क्या बातचीत युवाओं से आपकी? इसी बारे में बातचीत हुई। मैं उन बच्चों से ही पूछ रही थी कि क्या आपको याद है कि पिछले 10 साल में कितने पेपर लीक हुए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने पेपर लीक हुए, क्या उनमें से किसी की भी कोई इंक्वायरी हो के आज तक कोई पकड़ा गया या किसी को सज़ा हुई? जब एक बच्चा एक फॉर्म भरता है, उसको फॉर्म भरने से लेके तैयारी करने से लेके पेपर देने तक लेकर वो एक बहुत ज़्यादा कठिन समय से गुजरता है। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है या फिर किसी एक आधे का रिज़ल्ट आया, वो कोर्ट में चैलेंज हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, नतीजे आए नहीं, बच्चों के लिए इससे ज़्यादा दर्दनाक कोई बात नहीं है। सरकार ऐसी होनी चाहिए, बच्चों को हर तरह के, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, अच्छे रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए, पारदर्शिता से उपलब्ध कराए, ताकि बच्चों का भी सेटिस्फैक्शन हो। और हर साल एक कैलेंडर जारी हो कि हाँ इतनी वैकेंसीज़ हैं और इतनी वैकेंसीज़ को भरा जाएगा। कोई एक अच्छा सिस्टम हो जिससे बच्चों को भी संतुष्टि हो और उनको ठीक टाइम पे नौकरी मिले। मैं 2019 की लोकसभा चुनाव की हार को, अब तक हार का दर्द जो है लोग नहीं भुला पाए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं, वो भी कई बार भावुक दिखाई दिए। तो आप अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की जनता को? जी, मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगी कि दीपेंद्र 3 बार लोकसभा में रहे, और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि लोकसभा में उन्होंने हमेशा अपने प्रदेश के और हर वर्ग के मुद्दे उठाए। चाहे वो किसान का मुद्दा था, चाहे वो हमारे खिलाड़ी महिला खिलाड़ियों को जिनको बेदर्दी से सड़कों पे घसीटा गया, पीटा गया, चाहे उनका मुद्दा था, चाहे हमारे जब झाड़ली प्लांट लगना था उस पर झगड़ा होता था, चाहे हमारी मेट्रो बहादुरगढ़ तक आई उसका झगड़ा था। हर चीज़ को उन्होंने लोकसभा में बहुत प्रभावशाली ढंग से उठाया और अपनी योजनाओं को मंजूर कराया। दुर्भाग्य से वो मौका चला गया, 19 में हम हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार की जनता का मूड देख के लगता है फिर से हमें ये मौका मिलेगा, और दीपेंद्र हरियाणा की और अपने रोहतक की आवाज़ को उतनी ही बुलंदी से उठाएंगे। जातिवाद के नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, हरियाणा में कानून व्यवस्था। आज ये बात मैं नहीं कह रही, आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए। कानून व्यवस्था के नाम पे हरियाणा बिल्कुल आखिरी पायदान पे पहुंच चुका। जहां हमारी सरकार के दौरान बहन बेटियां सुरक्षित थी, रात को शाम को भी कोई अपने घर से निकलने में परेशान नहीं होता था, आज दिन दिहाड़े जब एक राजनीतिक व्यक्ति की गाड़ी रोककर गोली चला दी जाती है, तो आम आदमी तो कहाँ से सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, ना बहन बेटियों की है, ना आम नागरिक की है, ना व्यापारी की है, कोई सुरक्षित नहीं। दीपेंद्र हुड्डा की शालीनता की मैम न केवल प्रदेश में, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। जिस तरह महबूब में मार्चिंग कर रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं, तो ये चर्चा हो रही है, इसकी क्या खास वजह है? आप तो माँ हैं उनकी, कुछ मतलब सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, क्या क्या वजह है?
नहीं, ऐसा है, देखिए वो ऐसे परिवार में उसने जन्म लिया। उसके खुद के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, 8 बार जेल गए, देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा के सदस्य बने। इस देश की जो आज रूपरेखा है वो संविधान की वजह से, और संविधान बनाने में उसके दादा का एक अहम योगदान रहा। बहुत छोटा था, अपने दादा से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसी की कहानियाँ सुनता था, और बच्चों की तरह कॉमिक्स या पिक्चरों की कहानी नहीं सुनता था वो। और फिर उसके पिता भी ने हमेशा उनको ज़मीन से जोड़ के रखने का कार्य किया। मैं भी एक आर्य समाजी परिवार से हूँ। हम सादगी में विश्वास करते हैं, स्वामी दयानंद के हम फॉलोअर हैं। घर में हवन और सादगी पे चर्चा हमेशा रहती है। इन्हीं संस्कारों का प्रभाव दीपेंद्र पे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को कैसे हैं? लोकसभा चुनाव की तैयारी रोहतक का हर व्यक्ति, हर हमारे परिवार का सदस्य कर रहा है, अकेला दीपेंद्र नहीं। उनकी बहन है, कुलदीप जी हैं, और जो यहाँ युवा बच्चे थे, आज उन्होंने भी हमें ये विश्वास दिलाया कि वो दीपेंद्र के छोटे भाई बन के इस चुनाव को लड़ेंगे। क्या आप दीपेंद्र इत्तेफाक सिंह रखते हैं इस हुड्डा बात से मैम, जैसे एमपी साहब कह रहे हैं कि ये ना केवल रोहतक का चुनाव नहीं होगा, बल्कि रोहतक से अगर आप हमें आगे करते हैं तो प्रदेश का चुनाव होगा। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। रोहतक का नहीं, ये पूरे प्रदेश का चाहते हैं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि जब अगर हम पार्लियामेंट की सीट जीतेंगे तो एक जो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा, जो एक लहर जाएगी, हमारे हर वर्कर, हमारे हर परिवारजन में जो एक हौसला बढ़ेगा। मतलब ही नहीं कि हम विधानसभा में पिछड़ जाएं। पिछली बार हम केवल एक लोकसभा हारे थे, उसके बाद जो माहौल बना, हम 8-10 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारे, कोई 500 से, कोई 200 से, कोई 300 से। तो अगर इस बार हम लोकसभा जीतते हैं तो ऐसा माहौल होगा कि ना तो हम वो सीटें हारेंगे, और दूसरी बात ये, पिछली बार वो कौन सी पार्टी है, क्या नाम देते हो आप उसको? हाँ जी, ये जो पार्टी, इसने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी और फिर बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। अब लोग इस बात को समझ रहे हैं, ऐसा इस बार नहीं होगा। क्या अब ये समय नहीं आ गया मैम, जब सुनना है, अगर आपके परिवार से कोई 4 विधानसभा में से किसी पे नहीं आता, इस चीज़ की जरूरत महसूस होती है, तो किसी को आना चाहिए। हो सकता है आपकी बार ऐसा किसी सीट से? नहीं, देखिए ना आप, परिवार में सारा परिवार नहीं इलेक्शन लड़ता है। जब एक व्यक्ति पर इलेक्शन लड़ रहा है, हम सभी लड़ रहे हैं उस पर, तो ठीक है, दीपेंद्र जहाँ लड़ रहे हैं, ठीक है, काम ठीक है।